नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाया हूं जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये आपके अपकमिंग एग्जाम 20 मार्च को जो पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है उसमें बहुत काम आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बर्लिन की दीवार। हर बार लगभग इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बर्लिन की दीवार आखिर क्या थी? तो बर्लिन की दीवार को जब हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो बर्लिन की दीवार की बात करते हैं तो बर्लिन की दीवार बर्लिन में बनाई गई है, जो कि बर्लिन को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। जब हम पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन की बात करते हैं तो ये एक तरीके से शीत युद्ध, जब इसका पहला चैप्टर लास्ट ईयर तक आता, रबट इस ईयर कट है, शीत युद्ध का दौर। जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया लगभग 2 भागों में बटी हुई थी, एक पूर्वी खेमा, एक पश्चिमी खेमा। ऐसे ही बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया, जो एक पूर्वी बर्लिन था। पूर्वी बर्लिन हमारा जाता था एक सोवियत संघ की साइड, और जो पश्चिमी बर्लिन था वो अमेरिका की साइड था। यानी पूर्वी बर्लिन सपोर्ट करता था समाजवाद को और पश्चिमी बर्लिन सपोर्ट करता था किसे? पूंजीवाद को। तो ये विचारधाराओं के बीच का ही एक विभाजन था और इसे 1961 में बनाया गया था और 1989 में वहाँ की जनता ने इसे गिरा दिया। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बर्लिन की दीवार किसके और किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी? तो समाजवाद और पूंजीवाद। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब बनाई गई? तो 1961। कब गिराई गई? 1989। और इसकी कुल लंबाई पूछ सकता है, तो इसकी लंबाई थी कुल 150 किलोमीटर। ये क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में से आपके बन सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, सोवियत संघ का जन्म। आखिरकार इतनी बड़ी महाशक्ति बना एक, उसका जन्म कैसे हुआ, वो हमारे सामने कैसे हुआ? तो हर एक चीज़ जब शुरुआत होती है तो किसी ना किसी क्रांति के साथ होती है। तो ऐसा ही एक क्रांति हुई थी 1917 में, जिसे समाजवादी क्रांति या सोवियत क्रांति के नाम से जाना गया था। 1917 में ये क्रांति पूर्ण रूप से पूंजीवाद के खिलाफ थी और इस क्रांति में पूरे तरीके से पूंजीवाद को निशाना बनाया गया और समाजवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। इस तरीके से एक जन्म होता है सोवियत संघ का, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना गया। जो सोवियत संघ था वो लगभग 15 देशों को मिलाकर बना था। उसके बाद अब इतनी बड़ी महाशक्ति बन रही है तो उसकी कुछ ना कुछ खासियत होंगी। अब आप समझ सकते हो इस टाइम पे अमेरिका का कितना वर्चस्व पूरी दुनिया में दिखाई देता है। उस वर्चस्व को टक्कर दे रही थी कोई महाशक्ति, समझ सकते हो वो कितनी पावरफुल रही होगी। जब वो उसे पूरे तरीके से टक्कर देने वाली थी तो उसकी कुछ ना कुछ जरूर विशेषताएं रही होंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी जिनकी वजह से वो उसे टक्कर देने में कामयाब था। तो वही चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है कि आखिरकार सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी। तो जब हम सोवियत प्रणाली की विशेषताएं की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट एक्सप्लेन करूं, ट्रांसपोर्ट। वहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो काफ़ी उन्नत थी। वो सब ट्रांसपोर्ट हमारा होता है परिवहन। संचार प्रणाली भी इसका एक कॉन्सेप्ट है ही है, वो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया। इसकी तीसरी विशेषता हो सकती है वहाँ के गृह उद्योग। और चौथी विशेषता हो सकती है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गृह उद्योग के बाद बेरोजगारी ना होना। वहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। और आगे पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि वहाँ की एक काफ़ी अच्छा सिस्टम था कि सब चीज़ों पर किसकी हक होगा? सरकार का। यानी मिल्कियत का प्रमुख कौन होगा? सरकार। यानी जितना भी आपको घर प्रोवाइड कराना, रहने के लिए या स्वास्थ्य या शिक्षा, हर एक चीज़ पर हक किसका होगा? सरकार का। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, सोवियत प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, उसकी विशेषताएं काफ़ी थी। जैसे कि अगर किसी देश का अच्छा परिवहन होगा, अब मान लो हमारे भारत में रेलवे परिवहन काफ़ी अच्छा है, रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे भारत में। अगर रेलवे है तभी तो हम एक कोने से भारत के दूसरे कोने तक जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ना अच्छा होता, मान लो मैं iPhone 11 बना लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं दूसरे देशों तक कैसे पहुँचाऊँगा?
कहीं ना कहीं वैश्वीकरण आया हमारा, तो उसके पीछे भी हमारे परिवहन का हाथ है। तो अगर परिवहन काफ़ी अच्छा है, जिस भी देश का परिवहन सिस्टम अच्छा है, वो देश खुद ब खुद आगे उन्नति करेगा। सेकंड पॉइंट है संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन। तो संचार प्रणाली का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैंने iPhone 11 बनाया अपना, अगर मैंने iPhone 11 बनाया तो मैं उसे परिवहन तो कर रहा हूँ, चलो मेरे पास परिवहन भी है, मेरे पास हवाई जहाज है पहुँचाने के लिए अमेरिका, लेकिन जब मेरे पास कम्युनिकेशन यानी संचार ही नहीं है, मैं बताऊँगा कैसे कि मैंने बनाया है कुछ। उससे नेक्स्ट है गृह उद्योग। गृह उद्योग तो तुम समझ ही सकते हो, गांधी जी ने भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। जैसे कि गांधी जी का भी मानना था, अगर छोटे छोटे उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, तो उनसे देश आगे बढ़ेगा, उससे गाँवों की उन्नति होगी, और जिस देश का गाँव अच्छा होगा वो तो खुद ब खुद उन्नत होगा। तो गृह उद्योग काफ़ी अच्छे थे वहाँ के। और नेक्स्ट बेरोजगारी का ना होना। वहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम थी, क्योंकि सब कुछ नीचे एक वो चीज़ है, रिलेटेड पॉइंट है कि मिल्कियत की प्रमुख सरकार, सब कुछ सरकार के अंडर आ रहा है। अगर सब कुछ सरकार के अंडर आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नौकरी प्रोवाइड कराए, किसे? वहाँ के रहने वाले नागरिकों को। अगर वो नागरिकों को नौकरी देने में कामयाब है तो नॉर्मल सी बात है, बेरोजगारी होगी ही नहीं। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है। ये कुछ विशेषताएं थी हमारी सोवियत प्रणाली की। तो अब अच्छा, किसी चीज़ की विशेषताएं हैं तो कमियां भी जरूर होंगी, बिना कमियों के तो कोई चीज़ रह ही नहीं सकती। हर एक चीज़ दुनिया में पूर्ण कभी नहीं होती, है ना। तो इसकी कुछ कमियां भी थी। सबसे बड़ी कमी थी यहाँ पे लोकतंत्र का अभाव। वहाँ पे डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा अभाव था। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी ना होने से क्या होता था, वहाँ के लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसे हम कहते हैं राइट टू स्पीच, जिसे हमने अपने मौलिक अधिकारों में भी रखा है। तो अगर बोलने की आज़ादी नहीं थी तो वहाँ के लोग क्या करते थे, अपने मैक्सिमम थॉट्स को या तो कार्टून के जरिए या फिर अपना एक प्रिंट करवा के ही बता पाते थे, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी एक्शन लेते तो सरकार उसे दबा देती और उन्हें गिरफ्तार वगैरह करवा देती। तो ये कुछ उसकी विशेषताएं थी और उसकी कुछ कमियां थी। अब जब हमने सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां पढ़ ली, तो अब हम आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव पे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? 1980 के मध्य दशक में, 1980 के मध्य। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, दशक का तो मतलब होता है 10 साल, और जब हम मध्य की बात करते हैं, अच्छा मान लो आप पे 10 है, 10 का मध्य बिंदु निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, तो क्या होगा? 5। ऐसे ही जब हम 1980 के मध्य दशक की बात करते हैं तो कितना होगा? 1985। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव बन जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते ही अभी हमने कमियां पढ़ी थी ऊपर की, उधर लोकतंत्र का काफ़ी अभाव था। अब जैसे ही वो वहाँ के एक महासचिव बने, अब देखो कोई ना कोई एक नेता ऐसे आते हैं जिन्हें पता होती है किस चीज़ की वैल्यू, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक कंट्री ही आगे जाके डेवलप हो पाती है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मैं किसी आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं मानता और आपकी थॉट है आगे। तो जब हम इंटर के महासचिव की बात करते हैं, जब वो बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव यहाँ के महासचिव, तो वो बनते ही कुछ जनता को क्या चाहते हैं कि जनता को कुछ स्वतंत्रता देना चाहते हैं। अब जनता को स्वतंत्रता जैसे ही मिलती है तो जनता से वो स्वतंत्रता भी कहीं कंट्रोल नहीं हो पाती। जनता और आज़ादी की डिमांड करने लगती है, और आज़ादी की डिमांड करने लगती है। जनता का कहना है कि जो गोर्बाचेव सुधार कर रहे हैं वो काफ़ी स्लो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर अचानक से छोड़ देते तो भी क्या सही से चल पाता? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत समझदारी से फैसला ले रहे थे, बहुत ही स्लोली थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे थे, बट जनता में अचानक से ज्वर उमड़ पड़ा और कहीं ना कहीं सोवियत संघ का एक बहुत बड़ा कारण ये बन गया। जब हम सोवियत संघ के विघटन के कारणों की बात करते हैं तो इसमें एक मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार जरूर शामिल होता है। और नेक्स्ट है, जब हम विघटन की बात करते हैं, पहले कारण से पहले हम बात कर लेते हैं विघटन की। तो विघटन की बात करते हैं तो बोरिस येल्त्सिन एक वहाँ के नेता थे, बोरिस येल्त्सिन। ये ढंग से सुनना क्योंकि कई बार ये मैप में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो बोरिस येल्त्सिन मैप में नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, बोरिस येल्त्सिन। जब हम बोरिस येल्त्सिन की बात करते हैं तो ये पहली बात तो मैप में नहीं आएगा। मैप में ये आएगा कि इनके नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 राज्य, वहाँ के काफ़ी बड़े राज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस।
ये 3 राज्य ऐसे बने इन्होंने सबसे पहले आज़ादी की डिमांड कर दी। अच्छा, रूस और यूक्रेन के तो वॉर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, आपने सुना ही होगा। तो ये ध्यान रखना, पहले यूक्रेन कहीं ना कहीं सोवियत संघ का ही हिस्सा था, और यही 3 बड़े बड़े स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में यूएसएसआर से अलग होने की मांग रखी थी। अच्छा, अब इन्होंने मांग रखी तो जरूर उसके ना कुछ कारण होंगे। अब मान लो आप किसी के साथ रह रहे हो, उससे अलग होना चाहते हो, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होंगे। हो सकता है वो ज़्यादा लड़ाई करता हो इंसान, हो सकता है वो तुम पे प्रेशर बनाता हो, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होंगे। ऐसे ही सोवियत संघ टूटा। अरे यार, 15 देशों से मिला हुआ देश अगर टूटता है तो जरूर उसके कुछ ना कुछ बड़े कारण रहे होंगे जिस कारण वो टूटा। तो उन कारणों को मैं सबसे पहले बताना शुरू करता हूँ। पहले कारण की बात करूँ तो उधर के नागरिक थे ना, जो उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। राजनीतिक या आर्थिक आकांक्षाओं का मतलब क्या, जैसे मान लो भारत में हम सब रह रहे हैं, अगर हमारी भारत की सरकार हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे पा रही, तो क्या हम भारत में रहना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर होगा कहीं ना कहीं ना। क्योंकि अगर सरकार हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पा रही जो हम चाहते हैं, तो हम सरकार की बात भी कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे। ऐसा ही यूएसएसआर में हुआ। सरकार उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिस कारण उधर के लोगों ने सरकार को इग्नोर किया और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। इसका सेकंड पॉइंट होगा हथियारों की होड़। देखो, जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में सबसे ज़्यादा डिमांड, देखो कोई भी वॉर चल रहा हो, अब आपकी अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी तो सबसे पहले आप डिमांड करना चालू करते हो, यार मेरे पास भी बंदूक होती, मैं पड़ोसी को मार देता। ऐसे ही कहीं ना कहीं, अब ये तो बड़े बड़े देश हैं ना, ये बंदूक तो नहीं चाहेंगे, ये तो बड़े बड़े गोला बारूद चाहेंगे। तो इन्होंने भी हथियारों के लिए लड़ाइयाँ करनी शुरू की, हथियारों की होड़ करनी शुरू कर दी। तो ये हथियारों की होड़ इसका सबसे बड़ा कारण लगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो आप अपना सारा पैसा हथियारों पर लगा रहे हो, तो आप खाने पीने के लिए तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ हाल रूस का भी हुआ, आई मीन टू से सोवियत संघ का। 2 पॉइंट क्लियर। जब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट है अफगानिस्तान में इंटरफेयर, अफगानिस्तान युद्ध में। अब आप पे अपने खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, आप कर रहे हो कि पड़ोसी की लड़ाई हो रही है, पड़ोसी में जाके भी इंटरफेयर कर रहे हो, उसे भी जाके हथियार दिलवा रहे हो, तो आपका नॉर्मल सी बात है खाना पीना ख़त्म ही है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। सोवियत संघ ने क्या किया, अफगानिस्तान के युद्ध में मदद करने की कोशिश की। अपने पास तो उस पर था नहीं कुछ, और जो बचा कुचा था वो भी उसने उसमें बर्बाद कर दिया। ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है बेटा हमारे रूस का दबदबा। कहीं ना कहीं रूस काफ़ी प्रेशर बनाता रहा बाकी देशों पर। जैसे हम मान लो हमारी दिल्ली राजधानी है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, अगर दिल्ली बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए अदर स्टेट्स पे, दिल्ली बिहार पे जाके प्रेशर बनाने लगे, तो क्या बिहार के लोग नहीं चाहेंगे हम अलग हो जाए इंडिया से? ऑफकोर्स चाहेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जब रूस प्रेशर बनाना शुरू किया सब पर, तो वहाँ के लोग क्या चाहने लगे कि हम उससे अलग हो जाए। अभी इसी टॉपिक से पहले मैं आपको पढ़ा रहा था मिखाइल गोर्बाचेव, तब भी मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा, और वो भी समझाया था कि कैसे। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की कोशिश की तो वहाँ की जनता को अचानक से काफ़ी ज़्यादा ज्वर उमड़ पड़ा कि हाँ भाई हमें तो आज़ादी चाहिए, जस्ट अभी आज़ादी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा सोवियत संघ के विघटन का। उससे नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होना। अब मान लो देश की अर्थव्यवस्था एकदम गतिरुद्ध हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था की गति रुक चुकी है, तो बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, आपको काम नहीं मिल रहा, अब आपको काम नहीं मिल रहा तो आप नॉर्मल सी बात है उस देश के साथ रहना ही नहीं चाहोगे। उससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं, तो हमारा है उससे पॉइंट है वहाँ पर किसी एक ही पार्टी, कौन सी पार्टी थी वहाँ की? कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अब 70 साल तक एक ही पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए है, जैसा कि आज के टाइम पे चीन में देखने को मिलता है। चीन में एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो अपना काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ है। ऐसे देश क्या करते हैं, एक दिखावटी लोकतंत्र को बनाते हैं। दिखावटी लोकतंत्र का मतलब होता है कि वो दिखाते हैं हाँ हम इलेक्शन करा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इलेक्शन बिल्कुल फेक होते हैं। अब मान लो मैं आपको कहूँ बेटा आप पे ऑप्शन है, आपको रसगुल्ला खाना है, बर्फ़ी खानी है, या फिर आपको रस मलाई खानी है, एंड में पता लग रहा है तो बेसन के लड्डू यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो क्या है आप पे ऑप्शन है? क्या आप डेमोक्रेटिक में हो? बिल्कुल नहीं। आपको वोट तो उसी को देना है, कम्युनिस्ट पार्टी को, तो आप पे चॉइस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा हमारा सोवियत संघ के विघटन का कारण का। अब विघटन के कारण इसके बाद आता है एक पॉइंट परिणाम। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन 90% चांस है कि आपके पेपर में आने वाला है, या तो सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछ ले या परिणाम पूछ ले, वो भी पूरे 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। तो जब हम परिणामों की बात करते हैं तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम,
सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध किनके बीच में हो रहा था? सोवियत संघ और अमेरिका। जब एक महाशक्ति हट गई, कौन सी? सोवियत संघ तो टूट गया, विघटन हो गया उसका। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो नॉर्मल सी बात है कि शीत युद्ध खत्म। मान लो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हुई है, आपने अपने पड़ोसी को मार दिया, तो उसके बाद आपका क्या युद्ध? कुछ भी नहीं रहा। अब सेकंड पॉइंट है हथियारों की होड़ खत्म। अब आपने अपने पड़ोसी को खत्म कर ही दिया, अमेरिका ने सोवियत संघ को खत्म कर दिया, तो अब वो क्यों हथियार खरीदेगा? तो हथियारों की होड़ भी यहाँ से खत्म हो गई। 2 पॉइंट्स क्लियर। अब जब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा? 14+1। कौन सा था? 1, रूस। 14+1 यानी रूस उभर कर विश्व के नक्शे में सामने आया। 14 कंट्रीज अलग थी, यानी 15 को मिलाकर बना था ना, 15 में से रूस तो बनते हैं उसका सक्सेसर, और 14 कंट्रीज अलग आती हैं। 3 पॉइंट क्लियर परिणाम में। जब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका का वर्चस्व। अब मान लो आप थे, पूरे एरिया में 2 बहुत पावरफुल फैमिलीज थी। अब एक फैमिली को आपने हरा दिया, अब पूरे एरिया में किसकी चलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। ऐसा ही हुआ अमेरिका और सोवियत संघ। अब अमेरिका ने हरा दिया किसे? सोवियत संघ को। अब किसकी चलेगी पूरे विश्व में? अमेरिका की। तो पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व सामने आ गया। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है, उधर की विचारधारा क्या थी सोवियत संघ की? समाजवाद। तो समाजवाद पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया। मान लो आप एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हो, अगर आपकी आइडियोलॉजी फेल होगी तो क्या कोई उसे अपनाना चाहेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा किस पर? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी यानी समाजवाद पर। क्लियर। अब हमारे इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, ठीक है भैया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? शॉक थेरेपी का, अच्छा जैसे कोई पागल हो जाता है, कोई मेंटली थोड़ा बहुत समझते हो ना कि थोड़ा बहुत मेंटल हो गया, दिमाग खराब हो गया उसका, तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? हॉस्पिटल्स में भी एक इलाज है शॉक थेरेपी, जिसका मतलब क्या होता है? उसे आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना, यानी उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है? उसे क्रैंक्स देकर। तो ऐसा ही एक झटके में अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए रूस ने क्या किया? शॉक थेरेपी नाम का एक मॉडल अपनाया, जिसे IMF और WB यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर तैयार किया था। अब इसमें क्या किया गया? अचानक से समाजवाद से पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था को बदला गया। समाजवाद से पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए क्या किया? उधर की जितनी भी फैक्ट्रीज थी सबको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम शॉक थेरेपी की विशेषताओं की बात करते हैं, शॉक थेरेपी की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता थी कि उसे ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें सब उद्योगों समाजवाद से पूंजीवाद में चेंज किया गया। सेकंड पॉइंट ये IMF और WB द्वारा निर्देशित था। थर्ड पॉइंट, इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ सुधार भी हुए। लेकिन अब इसके जब हम परिणाम पे आ जाते हैं, तो परिणाम इसके कहीं ना कहीं कुछ जैसे होने चाहिए थे ना वैसे मिले नहीं, कहीं ना कहीं उसे नुकसान भी उठाना पड़ा। अब वो नुकसान क्या थे, उसके परिणाम क्या थे? तो सबसे पहला परिणाम था रूस की, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया ना, वैसे ही रूस की करेंसी है रूबल। तो वहाँ की करेंसी रूबल में क्या हुआ? गिरावट आ गई। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? सेकंड परिणाम क्या हुआ? इसका माफिया वर्क का होता है। माफिया वर्क समझते हो? माफिया वर्क का मतलब होता है बेटा, जैसे कि अब मान लो मैं हूँ, मुझसे रोजगार छीन लिया, अब खाना पीना खाने के लिए कुछ तो चाहिए, पापी पेट कुछ तो मांगेगा, तो मैंने क्या करना शुरू करूँगा? लोगों से छीना झपटी, यानी जैसे मैं कई चीज़ें छीननी शुरू कर दूंगा। तो माफिया वर्ग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पावरफुल वर्ग तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे एक गुंडा वर्ग, यानी जो लोगों से छीना झपटी करता है। तो एक ऐसा वर्ग सामने आ गया। इसका रीजन भी था कि बेरोजगारी बढ़ना। अब मान लो अचानक से इंडिया की जितनी सरकारी जॉब्स है सबको प्राइवेट कर दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर वाले मेनली एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं अपने मजदूरों का। अब एक्सप्लॉयटेशन करने के चक्कर में क्या करते हैं? वो कम मजदूर रखते हैं और उनसे ज़्यादा देर काम लेते हैं। अब मान लो पहले सरकारी में 10 मजदूर रखे, 10 वर्कर्स थे, अब प्राइवेट में आने के बाद उन्हें 10 से कम करके कितना कर दिया? 5, क्योंकि वो 10 के बदले का काम कितने 5 से निकलवा ले रहे हैं। तो इसके परिणाम में आ गया माफिया वर्ग भी, और बेरोजगारी का बढ़ना भी इसके परिणाम में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके परिणाम भी क्लियर हुए होंगे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम मैं एक अच्छे से बता दूँ, वो है सबसे बड़ी गैराज सेल। ये पेपर में 90% आता है 2 नंबर का, सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी। तो सबसे बड़ी गैराज सेल में क्या हुआ था? अच्छा मैंने आपको पहले बताया कि समाजवाद से पूंजीवाद में चेंज किया गया। तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी उद्योग थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थी, उन्हें क्या किया?
कि 90% उनमें से 90% को औने पौने दामों पर यानी सस्ते सस्ते दामों पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसमें? प्राइवेट हाथों में। इसी को दुनिया की सबसे बड़ी गिरा सेल कहा। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्रथम खाड़ी युद्ध। अच्छा, ये प्रथम खाड़ी युद्ध आपकी बुक जो फर्स्ट बुक है उसके 3rd चैप्टर में है, जो कि कट हो चुका है और इसमें इस चैप्टर में इसको ट्रांसफर किया गया। अच्छा, प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करूं तो इराक और हमारा सेकंड आता है कुवैत। कुवैत एक छोटी सी कंट्री थी, इराक ने क्या किया, इस पर हमला कर दिया। ये आस पड़ोस में ही है। अब आपके भी दिमाग में आता है कि मैं अपने पड़ोसी के सारे रिसोर्सेज को लूट लूँ, तो उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। अपने पड़ोसी के सारे रिसोर्सेज को लूटने के लिए उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जैसे ही हमला करता है तो अब अच्छा एक चीज़ बताओ यार, आपके पड़ोसी पे आप हमला कर रहे हो तो क्या आस पड़ोस वाले कुछ बोलेंगे नहीं क्या? तो पूरे आस पड़ोस वाले आके बेचारे को समझा रहे हैं, यार मान जाना, क्यों कर रहा है? लेकिन ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा, इराक कह रहा है मैं तो इसे पूरे तरीके से लूट कर रहूँगा। तब बात आती है यहाँ पर, फिर जब पूरी राजनीतिक कोशिशें हो जाती हैं इराक को मनाने की, तो बीच में एंट्री लेते हैं हमारे यूएनओ। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आके कहते हैं पूरी दुनिया को कि भैया अब इन पे ऐसे तो मानेंगे नहीं, इन पर बल प्रयोग कर दो। अब बल प्रयोग की जब बात आती है ना, बल प्रयोग में सबसे पहले हमारे फिर अमेरिका के राष्ट्रपति आ जाते हैं। अमेरिका के उस टाइम पे राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश आकर कहते हैं एक इसे नई दुनिया की संज्ञा देते थे। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी कि गूंगा भी बोला। गूंगा भी बोला का मतलब क्या है? जो कभी नहीं बोलता, किसी काम में नहीं बोलता, वो भी बोलने लगा। ऐसे ही कुछ जॉर्ज बुश के मन में आया। जॉर्ज बुश कहते हैं कि ये जो पूरे शीत युद्ध में बात नहीं कर रहा, वो आकर बोलता है कि भैया तुम बल प्रयोग कर दो। तो इसलिए इन्होंने इसे एक न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया का नाम दे दिया। जैसे ही यूएनओ की परमिशन मिली, अब मान लो कि आपका कोई बहुत पावरफुल दुश्मन है, आप पे अटैक का ऑप्शन मिल जाए कि हाँ भाई तू अटैक कर, तेरे पे कोई केस भी नहीं होगा। अब जैसे ही ये परमिशन मिली, अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था? अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलकर, कितने? 34 देशों के साथ मिलकर 6,60,000 सैनिकों की एक काफ़ी बड़ी सेना बनाई, जिसमें लगभग 75% सैनिक, कितने? 75% सैनिक खुद अमेरिका के ही शामिल थे। अब इन्होंने मिलकर हमला कर दिया, किस पर? इराक पर। अब इराक अभी भी कहाँ मानने वाला है? भैया हम तो दादा हैं पूरी दुनिया के। इराक के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? सद्दाम हुसैन कहते हैं ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन क्या करें भाई, 34 देश मिले हुए हैं, 6,60,000 सैनिक है और इतनी बड़ी अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है, तो बहुत ही जल्द सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो गई और इराक को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। तो इसके साथ ये प्रथम खाड़ी युद्ध खत्म हुआ और इस युद्ध को कई नामों के नाम से जाना गया, जैसे कि कंप्यूटर युद्ध, वीडियो गेम युद्ध। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। एक तो इसे लाइव भी दिखाया गया था, इसलिए इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। तो यहाँ पर हमारे ये कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो तो हमसे आकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही आपके लिए सभी चैप्टर्स की वीडियो आती रहेगी और आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़े, उन बच्चों के लिए भी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना।